चलो भाई, तो सबको गुड मॉर्निंग। एक दिन की क्लास के बाद आए हो, काफ़ी दम दिख रहा है क्लास में। भोपू बजा के स्वागत करो, ऐसे नहीं। भोपू बजाओ, भोपू फिर। हाँ ठीक है। चलो तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, सबको पता है। तो हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करेंगे पारितंत्र के बारे में। इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, पारितंत्र। एक दिन की छुट्टी भी आपको दी गई थी और उस छुट्टी का मतलब ही यही था कि आप इससे पहले जो जैव विविधता और पर्यावरण से जुड़ा हुआ टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था, तो उसको आप रिवाइज कर लें और उससे जुड़ा कोई अगर क्वेश्चन किसी के पास है तो पूछ सकते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है बताते हैं, लेकिन पहले लेक्चर की कोडिंग कर लो। लेक्चर की कोडिंग कर लो, सबसे पहले सिलेबस निकालो। सिलेबस बार बार मैं बोलता हूं कि आपको सिलेबस रोज लेके बैठना है क्लास में, जिससे कि सिलेबस आपको क्रमबद्ध तरीके से याद हो जाए। सिलेबस आज क्लास नई शुरू हो रही है, मतलब नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो ऑलरेडी मेरे पास सिलेबस है। अब वर्चुअली मैं आपसे जुड़ा हूं तो मैं आपके सामने तो आकर टेबल पर नहीं देख सकता कि आप सिलेबस रखे हैं सामने कि नहीं रखे हैं, लेकिन ऐसा मानता हूं, उम्मीद करता हूं कि सिलेबस आप लोग रखे हैं। सिलेबस सबके सामने है। कम से कम एक दो तो भोपू बजा दो, ज़्यादा नहीं तो एक, सबका तो सुन नहीं सकता। और अनावश्यक भोपू बजेगा तो मैं बंद कर दूंगा जब मैं बोलूं तभी। कमेंट क्या है, हाँ कमेंट, लैपटॉप थोड़ा दूर है मुझसे तो क्लियर देखने में, क्योंकि इतनी लाइट है तो दिक्कत जाती है, इसलिए कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं। आप भोपू का सहारा ले तो मैं कमेंट देख पाऊंगा। चलो, वैसे मैं बार बार देखता ही रहता हूं, जैसे ही आप लोगों का फ्लक्चुएट होता है कमेंट तो समझ में आता है। हाँ, आपका क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, बट पहले लेक्चर की कोडिंग कर लो। चलो, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक। कोडिंग करो सबसे पहले। हम लोग पढ़ रहे हैं, आज टॉपिक रहेगा पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इकोसिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। एक मिनट, किसी का मोबाइल पे मैसेज वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो इकोसिस्टम, पारितंत्र, इसी को जो आपका सिलेबस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 7 जाके देखिए, उसमें बोला है पारिस्थितिकी तंत्र। इसी पारितंत्र को आपके एमपीपीएससी, और वैसे मैं बता दूं कि केवल एमपीपीएससी में काम करेगा नहीं है लेक्चर। ध्यान रख लेना कि मैं प्रयास करता हूं कि हर एक चीज़ को सर्वांग क्षमता में पढ़ाया जाए, सर्वांगता में पढ़ाया जाए, कि आपको कहीं भी किसी एग्जाम में जाओ तो तकलीफ ना हो। खैर, हर एक एग्जाम की प्रकृति अलग अलग होती है, वो थोड़ा बहुत चीज़ें फ्लक्चुएट जरूर होती हैं। तो एमपीपीएससी प्री में अगर आप जाके देखेंगे तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 7 में सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। यूनिट 7, और यूनिट 7 में लिखा है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र। उसमें उसने लिखा है, जैसा उसने लिखा है मैं वैसा ही एकदम लिखता हूँ। उसने बोला है पारिस्थितिकी तंत्र, बात सेम है। पारिस्थितिकी, अभी आज हम समझ लेंगे इस बात को कि ऐसा क्यों है। पारिस्थितिकी तंत्र लिखा है। अब बात आती है कि क्या एमपीपीएससी के मेंस में भी है ये। तो एमपीपीएससी मेंस में अगर आप जाओगे तो पेपर 3 में डायरेक्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर जगह जुड़ेगा ये। पेपर 3 में आप जाके देखोगे तो पेपर 3 का यूनिट निकाल लो। पेपर 3 का अगर आप यूनिट निकालेंगे तीसरे का, तो इसका यूनिट किस में है, 9 में है। यूनिट पेपर 3 का यूनिट 9 में अगर आप जाके देखें तो डायरेक्ट तो नहीं लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, लेकिन इसका महत्वपूर्ण रोल है, कहाँ कहाँ जुड़ेगा। और देख लो, यूनिट 9 में तो इनडायरेक्टली जुड़ेगा ही है। उसके अलावा अगर कभी भी आप किसी भी एमपीपीएससी के अलावा भी अगर कहीं आप पर्यावरणीय भूगोल पढ़ रहे हैं, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो, और भूगोल डेफिनेटली आपको आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के भूगोल पढ़ने पड़ते हैं, तो पर्यावरणीय भूगोल का जो उपखंड है
अगर कभी भी आप पर्यावरणीय भूगोल पढ़ रहे हैं तो उस पर्यावरणीय भूगोल में डेफिनेटली पारितंत्र आना ही है, पारितंत्र पढ़ना है आपको। इसके अलावा एमपीपीएससी के निबंध में अगर आप जाके देखोगे, एमपीपीएससी का निबंध वाला जो पेपर है, निबंध वाला पेपर कौन सा, पेपर 6, एमपीपीएससी का निबंध वाला पेपर 6, इसमें अगर आप जाके देखोगे तो पर्यावरण करके एक टॉपिक लिखा है। पर्यावरण निबंध 2 पार्ट में बटे हुए हैं, एक 1000 शब्द में है, एक 500 शब्द में है। तो 1000 शब्द वाला जो पहला खंड है उसमें पर्यावरण लिखा हुआ है, और डेफिनेटली पर्यावरण का ही तो एक टॉपिक है ये पारितंत्र। और इसलिए आप पर्यावरण के हिसाब से भी इसको अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कभी इस पर निबंध भी पूछ लिया जाए, क्योंकि आजकल ये ज्वलंत मुद्दा है। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी हम देखेंगे क्या है, और पारिस्थितिकी के अंदर आता है पारितंत्र, जो हमें पढ़ना है सिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में। इस पर निबंध भी कभी पूछा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि सिलेबस पहले आपको समझ में आ गया कि ये सिलेबस क्या है। इसके अलावा ध्यान रख लेना कि एमपीपीएससी के अलावा अगर आप यूपीएससी पढ़ रहे हो उसमें भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इवन प्री और मेंस दोनों में, प्री प्लस मेंस दोनों में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उसके अलावा हर एक किसी भी एग्ज़ाम में अगर जाकर देखोगे आप तो इसका, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चले जाओ आप, खासकर जो सिविल सर्विसेज के लिए है, उसमें आप देखोगे इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है आजकल। और उसके अलावा छोटे मोटे जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसमें आपको समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं करना है, तो उसमें भी आपको काम आएगा। तो चलो, सबसे पहले सिलेबस के बारे में चर्चा हो गई। कारण था कि हम नया टॉपिक शुरू कर रहे थे और कहाँ कहाँ सिलेबस में है ये जानना ज़रूरी है। 1 मिनट, लैपटॉप थोड़ा मर रहा है मतलब ऑफ हो रहा है, चार्ज नहीं है। तो 1 मिनट में इसको चार्ज में लगा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे कहानी शुरू करते हैं। 1 मिनट भाई, चार्जर इसका एक तो हाँ मिल गया। तो इसको आप लोग नोट कर लो, नोट कर लिए होगे। अब देखो, एक बात और लगे हाथों बात कर लें कि ये पारितंत्र का जो लेक्चर है, तो बोलोगे सर सिलेबस की बात हुई, आज का लेक्चर क्या है, तो ये भी कोडिंग कर लो। आज का जो लेक्चर है इसका शुरू ही कर रहे हैं हम। तो आज का जो लेक्चर है, आपको हमेशा पता है कि जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो उस टॉपिक में सबसे पहले बनाते हैं लेक्चर 00। और लेक्चर 00 का नाम क्या देते हैं, सबको आइडिया है कि हम लोग चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, मैं उसको एक माहौल बनाता हूं पहले कि क्लास कैसे चलेगी, और चैप्टर जो है उसको पहले समझते हैं। तो इसको माहौल का नाम से हम बनाते हैं। हर एक सब्जेक्ट में जब भी हम टॉपिक नया शुरू करते हैं, प्रयास करते हैं कि लेक्चर 00 ही स्टार्ट करें। तो आज का लेक्चर है 00, यह आप कोडिंग कर लीजिए। क्या पढ़ेंगे एजेंडा बताता हूं। एक और चीज़ आपको दिमाग में रखिए कि जैसे सिलेबस देखोगे एमपीपीएससी का, तो एमपीपीएससी ने सिलेबस बड़ा ही अजीब तरीके से बनाया है। इसके सिलेबस में कई बार देखने के बाद इतना ऑर्डर ऊपर नीचे है कि अगर आप उसी ऑर्डर में पढ़ाई कर रहे हैं तो रटने के अलावा कर ही नहीं सकते, कुछ रटना ही पड़ेगा। अगर आप ऑर्डर गड़बड़ कर देंगे तो कई जगहों पे ऐसा ऑर्डर मैं देख रहा हूँ। कई जगहों पे आप देखेंगे कि पहले जो देना चाहिए वो न देकर कुछ और दे दिया है। और ठीक इसलिए ऑर्डर टीचर को अपने हिसाब से लगा के पढ़ाना पड़ता है कि कैसे, किस क्रम में हम चलें कि बातें हमको समझ में आए। हमने जैव विविधता पर्यावरण पहले पढ़ा, हालांकि वो तो क्रम में भी ठीक है कि आपको ये बात बेहतर समझ में आए। और एक चीज़ और आपको दिमाग में रखना है इसमें कि जो मतलब इसका सिलेबस का एग्जाम्पल मैं कई बार ऑफलाइन क्लास और मैं भी देता हूँ कि ठीक ऐसे है जैसे मान लो एक बड़ा सा फॉर्मल जूता खरीद लो। बहुत से लोग फॉर्मल जूता पहनते हैं ना, फॉर्मल जूता पहन लो और नैरो जीन्स लेकर आओ, नैरो वाला जीन्स लेकर आओ। पहले फॉर्मल जूता पहन लो और फिर नैरो जीन्स को चढ़ाओ। 2-3 लोग मिल के चढ़ाएंगे तब भी नहीं चढ़ेगा ऊपर। ठीक वही सिलेबस का है कि अगर आप सिलेबस को क्रम तरीके से नहीं पढ़ रहे हो तो उल्टा वही काम हो जाएगा कि जूता पहले पहन लिए हो और नैरो जीन्स बाद में पहन रहे हो, बहुत तकलीफ हो जाएगा। वो थोड़ा बड़ा रहेगा तो चल भी जाएगा, नैरो जीन्स रहेगा तो तकलीफ करेगा। तो इसलिए ये बात आपको दिमाग में रखना है कि सिलेबस को ऑर्डर में ही हम पढ़ेंगे। आज का जब सिलेबस का हमने माहौल ही बोल दिया है, मतलब कि चैप्टर को समझेंगे, क्या क्या देखेंगे इसको देखते हैं। और फर्स्ट पेज आप लोग खाली रखिएगा,
जिससे कि फर्स्ट पेज शुरू के 2 पेज पर जितना भी इसमें हम पढ़ेंगे उस सबका फ्लो चार्ट बना के रखेंगे, जिससे कि क्विक रिवीजन में काम आए। और ये बात आपको पहले से पता है क्योंकि हर बार कराया जाता है, तो इतना आपको क्लियर कट आइडिया है। उसी हिसाब से चलेंगे, कुछ भी क्रम में बदलाव नहीं आएगा, क्रम वैसे ही चलेगा जैसे हम लोग हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, लेक्चर का जो कोडिंग है इसको तो मिटा देता हूँ, और उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर के आज के बारे में। उससे पहले एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ मैं, उसके बाद यूनिट। यहाँ एक बात और मैं बता दूँ कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे ये भी बना ही लो, क्योंकि मिटाने के बाद सब कुछ साफ रहे, क्लियर कट केवल टॉपिक चले। आज का जो आजकल चल रहा है क्यों, आज का लेक्चर जो है इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो पारितंत्र को समझेंगे कि पारितंत्र क्या है। पारितंत्र क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि पारितंत्र होता क्या है। खैर ये तो मैं आप लोगों को पहले ही इसका ट्रेलर दे चुका हूँ पिछले लेक्चर में, मतलब जो हम लोगों का जैव विविधता पढ़ रहे थे, पर्यावरण पढ़ रहे थे, उस समय पारितंत्र क्या है ये समझने के बाद हम लोग इसी में एक ऐड लेकर आएंगे, जो ऐड बार बार आ जाता है। ऐड मतलब वही जो सीरियल के बीच में ऐड आता है, सबको आइडिया है। उस ऐड में हम लोग देखेंगे, टॉपिक में भले ही नहीं लिखा है लेकिन थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। पारिस्थितिकी, दोनों में अंतर है। देखो, पारितंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम, ये तो सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है इकोसिस्टम, और पारिस्थितिकी को बोलते हैं इकोलॉजी। तो मुख्य रूप से आज हम लोग बेसिक तौर पे इन्हीं बातों को समझने वाले हैं कि पारितंत्र क्या है, पारिस्थितिकी क्या है। और जो लेक्चर 01 बनेगा हमारा, अगला लेक्चर बनेगा, उसमें फिर पारितंत्र को विस्तार देंगे हम लोग। इसको विस्तार देने की आवश्यकता है नहीं। तो आज के लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं। अब इनका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। इनका क्वेश्चन है कि सर आपने बताया था कि घोड़ा, अरे यही पूछना था कि घोड़ा और गधे के बीच में जो प्रजनन होता है उससे खच्चर बनता है, बट मैंने पढ़ा उसमें हिन्नी क्या है। अरे यार, तो इतना हमें डिटेलिंग थोड़ी नहीं करना है, बट ठीक है देख लो भाई। अगर कभी ऐसा हो जाए कि, अब लो और क्लियर कर लो, घोड़ी प्लस गधा, मतलब गधा मेल है, गधे का अगर मेल ले लिया जाए और घोड़े का फीमेल ले लिया जिसको घोड़ी बोलते हैं, इन दोनों के साथ अगर प्रजनन होगा ना, इनके साथ अगर प्रजनन हो जाता है तो जो बच्चा बनता है उसको हम बोलते हैं खच्चर। बहुत प्यारी गाली है ये, जो पीछे आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि बहुत प्यारी गाली है ये। खच्चर क्या होता है आपको पता है कि नपुंसक होता है। पीछे ये भी लेक्चर 001 हुआ था जब पर्यावरण जैव विविधता में तो समझाया था, बहुत पुराना लेक्चर का पूछ रहे हो। नपुंसक होता है खच्चर, और यही कभी ऐसा देखोगे ना, इसलिए ये दोनों क्या है, एक ही प्रजातियां नहीं है, उस समय समझाया था मैं। और इसी में एक चीज़ जो आप पढ़ के आए होंगे ये होगा घोड़ा और प्लस घोड़ा मेल, मतलब घोड़े जाति का मेल ले लो, और यहाँ पे गधी। अब गधी बोलना अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है क्या करें, फीमेल, गधे का जो फीमेल है, इनके बीच में प्रजनन अगर होता है, हो भी जाता है प्रजनन, लेकिन इनकी संतान जो पैदा होता है उस संतान को हिन्नी बोलते हैं। अब देख लेना आप लोग क्या बोलते हो, जो आप हिन्नी पूछ रहे हो यही है हिन्नी। ये भी नपुंसक ही होता है, ये भी नपुंसक होता है, अर्थात ये लोग अपने जैसी संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं आगे, और इसलिए गधा और घोड़ा दोनों क्या मैंने बताया था कि अलग अलग जातियां हैं। चलो भैया, तो लाइट तो यार बार बार चली जा रही है, बट क्या करें। चलो ये डाउट तो क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ क्लियर है। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पारितंत्र क्या है। सबसे पहले बात होगी कि पारितंत्र क्या है। चलो देखो, पारितंत्र के बारे में पहले समझो। चलो भाई, तो क्लास का माहौल देखते हैं। क्लास का माहौल आज बनाते हैं, मतलब चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, पारितंत्र। चैप्टर का नाम है पारितंत्र। चाहे आप पारितंत्र बोलो, चाहे इसी को आप पारिस्थितिकीय तंत्र बोलो, और चाहे इसी को आप स्पेशल दूसरे कुछ किताबों में देखोगे तो क्या लिखा रहेगा, पारिस्थितिक तंत्र,
सब एक ही बात है, आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बोलना उचित समझ रहे हैं। पारितंत्र बोलना है, पारितंत्र बोलिए, चाहे पारिस्थितिकी तंत्र बोलिए, चाहे पारिस्थितिक तंत्र बोलिए। इंग्लिश में बेहतर है कि इंग्लिश में एक ही नाम है जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इंग्लिश वाला नाम आपको दिमाग में रखना है, इकोसिस्टम। हिंदी में ये सब एक ही नाम है। अब जैसा कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जब भी आपको लंबी कूद या ऊंची कूद कूदनी रहती है तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा पीछे से दौड़ के आएँ, जिससे कि ज़्यादा ऊंचाई या फिर ज़्यादा दूरी तय कर सकें। और इसलिए मैंने आपको भले ही पर्यावरण और जैव विविधता पूरा पढ़ा दिया हूँ, लेकिन फिर भी सबके लिए एक बार समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताता हूँ। भाई पारितंत्र समझना है ना, रटना तो है नहीं। और जब समझना है तो हमको पहले एक बार फिर से थोड़ी सी बात कर लेनी है कि पर्यावरण जब पढ़े थे हम, एनवायरनमेंट, तो पर्यावरण के घटक पढ़ा गया था। याद करिए, आप पर्यावरण के घटक पढ़े थे और पर्यावरण के घटक में मुख्य रूप से दो हमने देखा था। एक क्या था? जैविक घटक। एक था जैविक घटक और दूसरा क्या था? अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। देखो वहाँ तो हमने ये बात पढ़ा ही था, यहाँ फिर डबल से रिपीट होकर आएगा और इस बार और विस्तार लेके आएगा। और हम लोग जिस लेवल पे होना चाहिए स्टडी उसी लेवल पे करेंगे। मतलब बातें समझ में आनी चाहिए, केवल रटने से बात नहीं बनेगा। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट को एक साथ कैसे चलाया जा सकता है। केवल फैक्ट याद करते हैं, याद किए भूल गए, याद किए भूल गए। यहाँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और पूरा का पूरा फैक्ट भी मिलेगा। 100% कोशिश करेंगे कि एक एक बात को कवर कर लिया जाए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट ले चलेंगे, केवल फैक्ट नहीं। तो जैविक घटक में क्या क्या थे याद करो। मुख्य रूप से हमने जैविक घटक में बात किया था कि पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, सीधी सी बात। और दूसरे क्या हैं? जीव जंतु हैं। तो जंतु केवल हम बोल दे रहे हैं। और आपको पता है कि ये आपस में अंतर क्रिया कर रहे हैं। जंतु में भी बहुत से है ना। अभी तो पीछे एग्जाम्पल ही आपने घोड़ा और वो देख लिया, वो भी एक तरीके का अंतर क्रिया ही है, प्रजनन भी। बट अपने रहने के लिए आप देखोगे एक जीव है, मान लीजिए एक ये छोटा सा कोई सूक्ष्म जीव है, ये कोई सूक्ष्म जीव है और ये मान लीजिए मेढक है। तो मेढक क्या करता है? अपने खाने के लिए सूक्ष्म जीव को खा जाता है। ऐसे ही आप देखोगे पादप में से यहाँ घास है तो घास को कौन खा जाता है? जंतु में बकरी है, बकरी खा जाएगी। अब केवल बकरी ही नहीं, हम यहाँ देखेंगे, इसलिए पारितंत्र में हम लोग खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे, खाद्य जाल पढ़ेंगे, पोषण स्तर पढ़ेंगे, जैव भार पढ़ेंगे, कुछ पिरामिड्स पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के। तो ये सारी बातें यहाँ आएंगी, लेकिन पारितंत्र को पहले समझ लेना है कि है क्या। इसलिए बता रहा हूँ कि जैविक घटक आपस में भी अंतर क्रिया कर रहे हैं। जैविक घटक आपस में भी क्या कर रहे हैं? अंतर क्रिया कर रहे हैं। और अजैविक घटक में क्या क्या आता है? तो इसमें तो यहाँ डिटेलिंग में हम लोग चार्ट एक बनाएंगे, फ्लो चार्ट। बस अभी दिमाग में रखो, पहले पढ़े हुए हो जो कि मिट्टी, मृदा भी क्या है? एक अजैविक घटक है। और भी जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, मुख्य रूप से हमने क्या बात किया था कि वसा, प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं ये, जिसमें कार्बन की उपस्थिति है तो कार्बनिक पदार्थ भी मिल जाते हैं। ऐसे ही अकार्बनिक पदार्थ भी हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं। प्रकाश भी है, सूर्य का प्रकाश भी एक क्या है? अजैविक घटक है, जिंदा तो है नहीं वो। ऐसे ही आर्द्रता, जो इस वायुमंडल में आर्द्रता है, मॉइस्चर जो है वो भी क्या है? एक अजैविक घटक है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका होगा कहीं पारितंत्र के बारे में या इनके जीवन के लिए। सीधी सी बात, पादप और जंतु के जीवन के लिए आर्द्रता का भी बहुत बड़ा महत्व है, जल का भी बहुत बड़ा महत्व है, कार्बनिक पदार्थों का महत्व है, अकार्बनिक पदार्थों का महत्व है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? अजैविक घटक हैं। अजैविक घटक को हम भौतिक घटक भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। भौतिक घटक अगर बोलता है तो भौतिक घटक भी यही आएगा। और अभी मैं ये रिवीजन करा रहा हूँ, पीछे का बता रहा हूँ माहौल में। आगे मैं इसको पूरा डिटेलिंग में चार्ट बनाऊंगा, एक एक बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में एक बार हम चैप्टर को समझ लें कि चैप्टर क्या है, जिससे कि आगे की कहानी हमारे लिए आसान हो जाए।
हमें सस्पेंस नहीं रखना है। देखो बॉलीवुड की पिक्चर में क्या होता है, सस्पेंस रखा जाता है कि लास्ट में क्लाइमेक्स में सस्पेंस खोलेंगे, बट पढ़ाई में हमें क्लाइमेक्स का इंतजार नहीं करना है, पहले ही सस्पेंस खोल लेते हैं माहौल बनाकर कि क्या क्या पढ़ेंगे, जिसको धीरे धीरे आगे कहानी हमको ऑटोमेटिक जुड़ते रहे आगे पढ़ें। तो लेक्चर नंबर 01 से हम पारितंत्र को डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी एक बेस बना रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए आप। तो अभी मैं क्या बताया कि पर्यावरण के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। पर्यावरण के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक में पादप और जंतु हैं, अजैविक घटक में बहुत कुछ चीज़ें अभी बताया। तो जैविक घटक आपस में भी क्या कर रहा है, अंतर क्रिया कर रहा है, देख रहे हैं। अंतः क्रिया बोल लो, अंतर क्रिया बोल लो, या इसी को अन्योन्य क्रिया बोल लो। म्यूचुअल आपस में ये एक्शन कर रहे हैं, अन्योन्य क्रिया बोल लो, बात एक ही है। और इसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, अजैविक घटक से भी अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। अजैविक घटक से कैसे, तो देखो ये घास जो है अपने आप थोड़ी नहीं बन जाती है, घास को भी अपना जीवन चलाने के लिए क्या सूर्य का प्रकाश लेना है, जल लेना है, खनिज पदार्थ नीचे से लेना है, और उससे प्रकाश संश्लेषण करती है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी घास है। आपको रसायन पोषी भी पीछे पढ़ाया हूँ, फिर यहाँ पे बताऊँगा एक बार जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, अभी नहीं। तो ये घास क्या कर रहा है, खनिज तत्व ले रहा है, पानी ले रहा है, सूर्य का प्रकाश ले रहा है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना रहा है। उसमें से कुछ भाग तो खुद ही यूज कर ले रहा है, कुछ भाग अपने शरीर में इकट्ठा कर रहा है, उसी इकट्ठा वाले भाग को जाके क्या कर रहे हैं, बकरी या और जो घास खाने वाले चरने वाले जीव है खा ले रहे हैं। हम भी ये घर बना रहे हैं अपना, देखेंगे पारितंत्र आजकल कृत्रिम भी हो गया है। तो हम लोग जो ये उद्योग जितने भी ये औद्योगिक शहर बना के रखे हुए हैं ना, जो आधुनिक शहर, ये भी एक तरीके का पारितंत्र है। बट इस पारितंत्र को प्रकृति ने नहीं बनाया है, बल्कि इस पारितंत्र को हमने बनाया है। अब हम भी क्या कर रहे हैं, जैसे ईंट लेकर आए, तो ईंट क्या मिट्टी से ही तो बना है। उसके अलावा पंखा भी चल रहा है ऊपर, तो इस पंखे में तमाम प्रकार के क्या लगे हैं, धातु लगे हैं। वो धातु कहाँ से लगे हैं, पृथ्वी के गर्भ से निकाले गए हैं। तो ऐसे ही तमाम प्रकार के, उसके अलावा जितनी तमाम हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सारा कुछ क्या हो रहा है, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि वहाँ प्रकाश की उपस्थिति कितनी है, आर्द्रता कितनी है, जलवायु कैसा है, मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है। ये सारी चीज़ें मिलकर निर्धारित कर रहे हैं कि कहीं कोई जीव कैसे रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पर्यावरण के घटक फिर से आपको रिवाइज हो गया होगा कि पर्यावरण के घटक जो 2 होते हैं, जैविक अजैविक। हम लोग यहाँ एक और अलग से घटक बना लेंगे, ऊर्जा घटक, बट अभी नहीं। जैविक अजैविक घटक, जैविक घटक आपस में भी अंतर क्रिया कर रहे हैं, और जैविक घटक अजैविक घटकों के साथ भी अंतर क्रिया कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र क्या है कि ये जो जैविक घटक, अभी हमने बात किया कि हमारे पर्यावरण में 2 घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ये जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में जो भी अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, जो भी अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, इन अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप जो एक व्यवस्था बन जा रही है। अध्ययन नहीं, ध्यान रखिएगा, अध्ययन अभी मैं आपको बीच में ऐड ले जाऊंगा। पहले यहाँ समझो कि जैविक और अजैविक घटक आपस में अन्योन्य क्रिया के द्वारा जो एक व्यवस्था या जो एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जो एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र। अभी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा और क्लियर करो कि आपको लग रहा होगा कि ये व्यवस्था मतलब क्या। जैसे मान लो ये मरुस्थल ले लो, मरुस्थल की हम बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि मरुस्थल, मैंने आपको बताया है कि मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ठंडा मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। हमारे यहाँ ही देखो लद्दाख क्या है, ठंडा मरुस्थल है, और थार जो है वो क्या है, गर्म मरुस्थल है। तो इन कोई भी मरुस्थल ले लो, हम थार ले लेते हैं, गर्म मरुस्थल ले लेते हैं। तो इस गर्म मरुस्थल में एक विशेष प्रकार के जीव पाए जाते होंगे, कुछ विशेष प्रकार के जीव हैं। अनुकूलन पढ़ेंगे हम लोग इसी टॉपिक में आगे, वो भी जरूरी है, अनुकूलन भी और अनुक्रमण भी पढ़ाऊंगा आपको मैं इसमें, क्योंकि वो भी इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो विशेष प्रकार के जीव पाए जाएंगे, विशेष प्रकार के पादप पाए जाएंगे। यहाँ की मिट्टी भी विशेष प्रकार की होगी, सब कुछ तो नहीं लिख रहा हूँ, समझते रहिएगा आप। यहाँ की मिट्टी भी कुछ विशेष प्रकार की होगी।
यहाँ पर आर्द्रता भी कुछ अलग प्रकार का, आर्द्रता भी कम ज़्यादा, वो आप भूगोल में भी पढ़ते हैं। यहाँ का मौसम जलवायु भी कुछ विभिन्न प्रकार की है, और इन सभी चीज़ों का आपस में इस प्रकार से अंतःक्रिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के जीव, कुछ विशेष प्रकार के पादप रह रहे हैं, और इनके बीच में अंतःक्रिया से ये क्या हो रहा है, अपने आप स्वचालित है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि ये स्वचालित है, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक चलता है ये। अगर मानव जाके, हम क्या अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझ रहे हैं क्योंकि होमो सेपियंस नाम रख लिए हैं, और होमो सेपियंस का मतलब ये होता है बुद्धिमान मानव, तो हमको घमंड हो गया है कि हम बुद्धिमान हैं, और बुद्धिमान के चक्कर में हम जाके क्या कर रहे हैं, कृत्रिम हस्तक्षेप कर दे रहे हैं, मैन मेड उसमें जाके हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके कारण ये स्वचालित न होकर आज क्या हो गया है, तमाम प्रकार की इसमें विकृति आ रही है, और उस विकृति के कारण जलवायु परिवर्तन और तमाम प्रकार की जो पर्यावरणीय विषमताएं पैदा हो रही हैं उसको भी आपको पढ़ना ही है आगे। स्वचालित मतलब ये अपने आप ही चलता है, कैसे बारिश होगी, कैसे वहाँ के जीव मरेंगे, मरने के बाद आप देखोगे वही जीव फिर से क्या हो जाएंगे, खनिज में फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे। हम बोलते हैं ना कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है, तो मिट्टी का शरीर है मतलब क्यों, ऐसे खरोच लगाया तो थोड़ा सा मिट्टी जैसा दिख गया, तो ये मिट्टी का नहीं। मिट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं, चाहे आयरन हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे जो भी उसमें देखोगे तत्व मिट्टी में, मिट्टी की संगठन में पढ़ोगे तो सारे वही तत्व हमारे शरीर में ही पाए गए हैं, पाए जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि क्या है, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो वैसे ही जो अपघटक छोटे छोटे जीव रहेंगे वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको फिर से सड़ा गला के जीवों के मृत लाश को फिर से क्या खनिज पदार्थ वही बना देते हैं, फिर वही खनिज पदार्थ का आगे चक्रण होता रहता है। तो इस टॉपिक में आगे हम पढ़ेंगे क्या, पोषण या पोषक पदार्थों का चक्रण, वो भी हम देखेंगे कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, फास्फोरस चक्र क्या होता है, सब आपको आगे मिलेगा। तो ये स्वचालित होता है, अपने आप चलता है, अगर इसमें कोई दखल आप न दो तो, और स्वनियंत्रित भी होता है, अपने आप ही प्रकृति इसको नियंत्रित करती रहती है। कहीं भूकंप आ गया तो फिर प्रकृति उसको अपने आप ही नियंत्रित करेगी, बस हम जाकर वहाँ पे कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। तो स्वनियंत्रित होता है, स्वचालित होता है। मैं क्या बता रहा था कि एक विशेष व्यवस्था बन गई है रेगिस्तान में। अगर मान लीजिए उष्णकटिबंधीय प्रदेश का या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का या सदाबहार वनों का कोई जीव लाके यहाँ छोड़ दो तो वो नहीं रह पाएगा इस व्यवस्था में। इस व्यवस्था में उसको जमेगा ही नहीं, या तो वो मर जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, जो पहले हमने जैव विविधता में पढ़ लिया, या यहाँ से भाग खड़ा हो जाएगा, फिर से अपने अनुकूल दशा में चला जाएगा। और अगर नहीं गया, उसके बाद भी जी गया, तो उसने अनुकूलन कर लिया है, अपने आप को इस दशा में रहने के लिए क्या कर लेगा, अनुकूलित कर लेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम ठंडे किसी देश में चले जाएं तो वहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्वेटर और कंबल ओढ़ने लगेंगे, अनुकूलित कर लेंगे। तो वैसे भी जीव भी क्या करते हैं, अनुकूलित, एडॉप्टेशन, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो पारितंत्र को आप समझ गए होंगे कि पारितंत्र क्या है, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा तंत्र है जिसमें जैविक और अजैविक, किसी विशेष क्षेत्र, जरूर बताइएगा, किसी विशेष क्षेत्र के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों का आपस में अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो एक व्यवस्था या तंत्र बन जाता है, उस तंत्र को ही हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र, जो आपको बेहतर लगे बोल सकते हैं। मैं विशेष व्यवस्था इसलिए बोल रहा हूं, अभी उष्णकटिबंधीय वनों के अलग व्यवस्था होगी, रेगिस्तान की अलग व्यवस्था है, पानी में चले जाओगे तो जल में अलग व्यवस्था बनी हुई है। ऐसा नहीं कि जो मतलब जो स्थल पर रह रहा है जीव, उसको ले जाके पानी में रख दें तो वहां पे रह जाएगा, उस पारितंत्र में वो नहीं जी पाएगा। तो अब थोड़ा सा इसका इटाइमोलॉजी करते हैं, परिभाषा लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो परिभाषा का, ये तो आपने बना ही लिया होगा। परिभाषा पे ज़्यादा जोर मत डालो, पहले समझो। लिखना द्वितीयक, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि लिखना द्वितीयक चीज़ है, समझे रहेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे। अब देखो थोड़ा सा हम इस व्यवस्था को और समझते हैं कि ये क्या है। जो पारितंत्र है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम का अगर हम नामकरण देखें, जिसको हम शब्दार्थ भी समझ सकते हैं, नामकरण, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी क्या है, तो आप देखेंगे कि ये एक इको शब्द इसमें दिख रहा है, दूसरा शब्द क्या दिख रहा है,
सिस्टम। एक इको दिख रहा है शब्द, दूसरा शब्द दिख रहा है सिस्टम। इको शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है और ये आगे बार बार सुनेंगे हम। ओइकोस, इकोनॉमिक्स में भी इसको आप सुनते हैं। अभी एक बीच में ऐड लाऊंगा इकोलॉजी, उसमें भी दिखेगा। ओइकोस और सिस्टम का मतलब तो सीधे समझ लीजिए तंत्र या व्यवस्था। तंत्र या व्यवस्था, देखो जो मैं समझा रहा था वही इसके नाम से निकल रहा है। ओइकोस मतलब क्या होता है? आवास। ओइकोस का मतलब होता है आवास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हैबिटेट। और आवास क्या है? तो ध्यान रखो कि आवास का मतलब कोई भी एक ऐसा स्थान, लिखवा दूंगा, थोड़ा धैर्य रखो। कोई भी ऐसा स्थान जो क्या करता है? कोई भी ऐसा स्थान जो किसी जीव को रहने के लिए उसको भोजन प्रदान करता है, रहने की जगह देता है, उसको भोजन प्रदान करता है, उसके साथ साथ उसको अनुकूलित जलवायु प्रदान करता है। ये सारी चीज़ों का योग क्या कहलाता है? आवास। जैसे हमारा आवास क्या है? केवल ये घर आवास नहीं कहलाएगा, जो आसपास का हमारा वातावरण जो है ये भी हमारा आवास ही आएगा। संकीर्ण तौर से नहीं सोचना है आवास। हाँ, आवास। और जैसे मान लो फीता कृमि, हम लोग बायो में पढ़े हैं, फीता कृमि इंसानों के पेट में रहता है, तो उसके लिए तो आवास हमारा पेट ही हो गया। और पेट के आसपास जो कुछ भी तंत्र पाया जा रहा है उसके लिए पारितंत्र हो गया। लेकिन व्यापक तौर पर हम देखें तो किसी जीव के आसपास का वो सारा प्लेस, वो सारा दशाएं जो उसको जीवन यापन के लिए अनुकूल दशाएं प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आवास। तो देखो शब्दार्थ इसका अगर हम निकालते हैं तो एकदम क्लियर कट जो समझा रहा था वही निकल रहा है। इस शब्द का अर्थ, शब्दार्थ क्या निकल रहा है कि आवास, आवास से बनने वाले तंत्र या व्यवस्था को ही, देखो आवास से बने तंत्र या व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। आवास से बने तंत्र या व्यवस्था को ही पारितंत्र कहा जाता है। और आवास अलग अलग होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आवास मरुस्थल हो सकता है, मरुस्थल का एक हिस्सा हो सकता है, छोटा सा हो सकता है, बड़े हिस्से में कुछ और हो, छोटे हिस्से में कुछ और हो रहा हो। तो ये एक छोटा भाग भी हो सकता है और एक बड़ा भाग भी हो सकता है। जैसे पूरा पृथ्वी ही एक पारितंत्र है, और उसके लिए पीछे हम पढ़ लिए हैं जैवमंडल। जैवमंडल क्या था? तो पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल का वह उभयनिष्ठ क्षेत्र जिसमें जीवन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जैवमंडल। तो पूरा जैवमंडल अपने आप में एक पारितंत्र है। लेकिन हमको स्टडी जब करना है तो छोटे छोटे बांट कर स्टडी करेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से समझ आ पाए कि किस पारितंत्र की क्या समस्या है और किस पारितंत्र में किस प्रकार की दशाएं हैं जीवन के लिए। तो पारितंत्र आपको अभी शब्दार्थ समझ में आ गया कि आवास से बने तंत्र या व्यवस्था को ही पारितंत्र कहते हैं। और हमने जनरल इसका भावार्थ क्या देखा कि किसी भी भौगोलिक स्थान या किसी विशेष स्थान का एक विशेष समय पर जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं से बनने वाली एक व्यवस्था या बनने वाले एक तंत्र को ही हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। ये स्वचालित होता है, अगर हम हस्तक्षेप न करें उसमें, वन में जाके आग न लगाएं, तो वन अपने आप ही उस चीज़ को रिकवर करता रहेगा, किस तरीके से चीज़ें करना है। वहाँ का पूरी जो पारितंत्र, वहाँ का जो जैविक अजैविक कारक हैं उनको वो स्वचालित रूप से क्या करता रहेगा? निर्मित करता रहेगा। ये बात आगे आपको और समझ में आएगी जब हम पोषक तत्वों का चक्रण पढ़ेंगे, और ये एग्जाम में आते हैं पोषक तत्वों का चक्रण, प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी। फिर खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर कट ये बात समझ में आएगी। स्वचालित, स्वनियंत्रित, अपने आप ही नियंत्रण करता है अगर इसमें कोई कृत्रिम हस्तक्षेप न किया जाए। अब पारितंत्र के परिभाषा आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो लिखना भी जरूरी है। तो लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो पारिस्थितिक तंत्र और फटाफट लिखो। लिखने वाला काम थोड़ा तेज लिखो। पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहा जाता है। और उसके नीचे ये बना लो, उसके जस्ट नीचे ये बना लो, बना लिए, ठीक है। तो आप उसको क्रम में कर लेना, बाकी इस क्रम में जैसे मैं लिखवा रहा हूं ऐसे होना चाहिए। तो ये आप लिख लो
इकोसिस्टम नामकरण, ग्रीक भाषा, ओइकोस आवास, शब्दार्थ यहां तक बना लो। चलो बना ही है तो आप उसको एरो लगा लो, बना लिए हो तो। अब एक काम करो, इसके नीचे शब्दार्थ तो लिख लिए हो, अब लिखो परिभाषा। अब थोड़ा परिभाषा इसका सही से लिख लेते हैं, क्योंकि प्री मेंस दोनों के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो मेंस में भी इस पे क्वेश्चन कभी पूछेगा तो आराम से आप लिख पाओगे। लिखो, वातावरण के जैविक एवं अजैविक, जो समझाया वही लिखना है, इसलिए 3, 5, 11 अपन नहीं करते हैं। होलिस्टिकली पूरा आपको समझाते हैं, लिखवाते हैं, उसमें से कैसे लिखना है वो भी समझाते हैं कि कैसे आपको ज़्यादा डायमेंशन कवर करना है। बाकी अपना अपना दिमाग है, जो जितना बेहतर इन चीज़ों को समझ के लिखेगा उतना बेहतर उसको नंबर मिलेगा। एक ही जूता सब में फिट नहीं बैठेगा। लिखो, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप, अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले, अब यही बता रहा था, अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले स्वचालित, स्वनियंत्रित तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। स्वचालित एवं स्वनियंत्रित तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इतनी बात क्लियर? पारिस्थितिक तंत्र क्या है यह बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके जस्ट नीचे एक लाइन और लिख लो, एक पारिस्थितिक तंत्र, एक पारिस्थितिक तंत्र एक जल की बूंद के बराबर छोटा, जल की बूंद बोल रहा हूं आप, एक जल की जो बूंद है ना उसमें भी तमाम प्रकार के बैक्टीरिया वायरस हो सकता है कि चिपके रह सकते हैं। तो एक छोटी सी जगह है, इस जगह पर भी अजैविक और जैविक घटक मिल रहे हैं। पानी में H2O और भी बहुत मिनरल्स हो जाएंगे, तो इसमें भी एक पारितंत्र ही हो सकता है। तो लिखो, एक पारितंत्र एक जल की बूंद के बराबर छोटा तथा पृथ्वी के जैव मंडल के बराबर बड़ा हो सकता है। पृथ्वी का जैव मंडल पीछे पढ़ाया हूं, अभी पीछे बोल भी दिया कि जैव मंडल, बायोस्फीयर जो होता है, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल का वह उभयनिष्ठ भाग जिसमें जीवन पाया जाता है। पूरे स्थल पर जीवन नहीं पाया जाता, ध्रुवों पर कुछ जगहों पर देखोगे तो जीवन एकदम नहीं पाया जाएगा। जल जो है ना, समुद्र, जल में भी हर जगह जीवन नहीं पाया जा रहा। हो सकता है कि जल के जो समुद्र के एकदम नीचे गहराई में जीवन ना पाया जा रहा हो, नहीं ही पाया जाता है। लगभग पाए भी जाते हैं तो रसायन पोषी जीव पाए जाते हैं, वो पीछे देख लिए। और वायुमंडल जो हमारा है बहुत ऊपर तक फैला हुआ है, तो वायुमंडल में भी ऐसा नहीं कि जितना वायुमंडल है वहां तक जीव पाए जा रहे हैं, एक निश्चित क्षेत्र तक ही जीव पाए जा रहे हैं। तो इन तीनों में जहां जहां तक जीव पाए जा रहे हैं उन सबके एक साथ अगर बोलना है एक शब्द में तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। जैव मंडल में आपको बता चुका हूं। तो एक जल के बूंद के बराबर छोटा और एक पृथ्वी के जैव मंडल के बराबर बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह या उपग्रह पर जीवन हमने अभी नहीं ढूंढा है, इसलिए पृथ्वी की ही हम बात कर रहे हैं। चलो ये बात हो गया है, तो उसके जस्ट आगे आप लिखोगे कि पारितंत्र, अब फैक्ट आ रहा है, मैं बोला ना कि फैक्ट भी साथ में चलना है। तो लिखो, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विद्वान थे जिनका नाम था एजी टांसले। अब एजी टांसले मतलब ये नहीं कि एजी आप जो बोलते हैं घरों में वैसा, इनका नाम है आर्थर जॉर्ज टांसले। हमको क्या पूरे नाम से मतलब है, एजी टांसले दिमाग में रखिए। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर आर्थर जॉर्ज टांसले, अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो लिख लीजिए। सर उपाधि था, ब्रिटेन का आपको पता है, इतिहास में भी पढ़े हैं। सर आर्थर जॉर्ज टांसले ने वर्ष 1935 में किया था, वर्ष 1935 ईस्वी में किया था। तो पारितंत्र शब्द का देखो फैक्ट आ गया, कंसेप्ट में ही फैक्ट आया, हमने फैक्ट अलग से नहीं लिखवाया। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विद्वान आर्थर जॉर्ज टांसले ने वर्ष 1935 ईस्वी में किया था। और टांसले ने इसका एक परिभाषा बताया, ये तो हमने अपने हिसाब से कर लिया, तो थोड़ा सा इसको और
टांसले के अनुसार एक लाइन लिख लो, क्या दिक्कत है? लिखो, टांसले के अनुसार जैविक तथा अजैविक कारकों, टांसले के अनुसार, वही बात, वो कोई नया थोड़ी नहीं बोल देगा, बोलने का तरीका बस वही है। जैविक एवं अजैविक, लिखो, मैं बोल रहा हूं, जैविक एवं अजैविक कारकों की। अब बोलोगे सर कारक कहां से आ गए? भैया कारक जो घटक बोल रहे हैं ना, उसी में से उसको कारक भी बोल सकते हैं। कैसे, आगे बताऊंगा। तो लिखो, जैविक तथा अजैविक कारकों की परस्पर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, जैविक एवं अजैविक कारकों के परस्पर अंतर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने एकीकृत तंत्र, वही व्यवस्था, बने एकीकृत तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो ये टांसले साहब ने बोला था ऐसा। अब पारितंत्र शब्द हमको समझ में आ गया, तो लगे हाथों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अभी ये बोल रहे थे आपकी आवास भी बताएंगे, और कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये घटक क्या है? तो भैया घटक मतलब क्या? कोई भी चीज जिन चीजों से मिलकर बनी होती है उसको घटक बोलते हैं, कई बार बता चुका हूं। तो कोई भी चीज, जैसे हमारा शरीर जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो क्या है? हमारे शरीर के एलिमेंट या घटक हैं, या कंपोनेंट है, या संघटक हैं, जो भी आपको बोलना है। दूसरा चीज है कि कारक नाम क्या आ गया, तो कारक भी आपको मैं समझा देता हूं क्या है, बट उससे पहले आवास को लिख लो, उसके नीचे स्टार बनाओ और आवास लिखो। स्टार बना के लिखो आवास, हैबिटेट। पता होना चाहिए कि हैबिटेट क्या है, आवास। अभी समझा दिया था, लिख लो फटाफट इसको। आवास के बारे में लिखेंगे, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है ना? चलो लिखो, किसी भी जीव या जीव समूह के, एक जीव हो या जीवों का समूह हो, सबके लिए आवास हो सकता है ना। तो हम लोग होलिस्टिकली लिख लेते हैं, किसी भी जीव या जीव समूह के लिए, किसी भी जीव या जीव समूह के लिए उसके रहने का ऐसा स्थान जो उसे जीवन यापन कॉमा लगाओ, वृद्धि एवं प्रजनन के लिए उपयुक्त भोजन कॉमा आश्रय तथा अनुकूल जलवायु प्रदान करता है, उस जीव या जीव समूह का आवास कहलाता है। चाहे वास स्थान बोलो, बात एक है। उस जीव या जीव समूह का आवास कहलाता है। तो आवास के बारे में दिमाग में आप रखिएगा। आगे हम देखेंगे यही जो हैबिटेट है कई प्रकार का हो जाएगा। स्थलीय भी हो सकता है आवास जलीय भी हो सकता है, और इस स्थलीय में तमाम प्रकार के हम देखेंगे कि कौन कौन से हो सकता है, और जलीय में कौन कौन सा होता है वो आगे देखेंगे। ये चैप्टर का 0 लेक्चर है, तो इसमें केवल समझना है कि क्या क्या आगे हमें पढ़ना है। तो आवास आपको समझ में आ गया कि आवास क्या है? किसी एक जीव या जीवों के समूह के रहने का वह स्थान जो उसको क्या करे, प्रजनन के लिए उपयुक्त अनुकूल दशाएं दे, उसको भोजन उपलब्ध कराए। इन सब के योग को जो दिखा रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, आवास। अब आ जाओ पारितंत्र के बेसिक्स में एक दो बात और कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आ रहा है कि ये कारक शब्द क्या है, तो कारक को भी लिख लो। अगर कारक आपको लिखना है तो लिखना है कारक, तो लिखो कारक के बारे में, किसी भी, ऐसे लिखो, वातावरण के उन सभी दशाओं को जो
एक पारितंत्र को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, जो एक पारितंत्र को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, कारक कहलाते हैं। खैर ये सब बातें बताने वाली नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल बोल देता हूं मैं, अदरवाइज सेल्फ भी समझ सकते हैं। कारक आगे हम देखेंगे, घटक को भी कारक बोलो, एक ही बात है, घटक कारक। अब दो चार बातें और देख लो पारितंत्र से जुड़ी। क्या? तो इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया, इसका विकास अलग अलग समय पे हुआ। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो पारितंत्र है ना, पारितंत्र, इसको भी मिटाई दूं क्या? इसको भी मिटाई देता हूं। तो ऐसे ही बना लो, अभी जो मैं बना रहा हूं ना बोर्ड पर, ऐसे ही बना लो। कभी प्रीलिम्स में फैक्ट के तौर पे अगर पूछ लेता है तो आपको समस्या नहीं होगी, केवल फैक्ट के तौर पे इसको बना लो। लिखो पारिस्थितिक तंत्र जो है, या पारितंत्र हम बोला करेंगे बार बार। अब पारितंत्र जो है, इस पारितंत्र को अलग अलग समय पे कुछ लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, और वो क्या क्या है? तो एक विद्वान है जिनका नाम था, एक विद्वान है इनका नाम है मोबियस, एक विद्वान है इनका नाम है मोबियस। ये 1880 में, कुछ लोग 1880 ईस्वी बोलते हैं कि नाम दिया, कुछ लोग 1877 बोलते हैं। केवल ऐसे ही आप बना लो फैक्ट के तौर पे, जिससे फैक्ट आपके पास आ जाए। इसने इसका नाम क्या दिया? बायोसिनोसिस। इन्होंने नाम क्या दिया? बायोसिनोसिस। इसी पारितंत्र को इन्होंने बोला था कि ये बायोसिनोसिस है। और मोबियस के बाद दूसरे जो महत्वपूर्ण एक विद्वान है, इनका नाम है फोर्ब्स। ऐसे लिखते हैं हिंदी में, फोर्ब्स, जो भी आपको बोलना है देख लीजिएगा। फोर्ब्स साहब ने इसका नाम क्या बोला? 1887 में इसी को उन्होंने बोला क्या? बायोकॉस्म। कॉस्मिक किरणें आप लोग पढ़े हो, या माइक्रोकॉस्म लिखो। इन्होंने इसको माइक्रोकॉस्म बताया, माइक्रोकॉस्म बोला। किसको? पारितंत्र को। तो आप चाहो तो यहाँ लिख लेना पारितंत्र के अन्य नाम, पारितंत्र के अन्य नाम। कभी फैक्ट के तौर पे आ जाए तकलीफ ना हमको। माइक्रोकॉस्म। तीसरा एक और विद्वान थे जिनका नाम है क्या? थीनेमैन। अब हिंदी में तो थीनेमैन बोलते हैं, इंग्लिश में थियानमैन बोलते हैं। ये आप सुनोगे तो थियानमैन चीन का एक चौराहे का नाम भी है। 1989 में एक यहाँ पर बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। अगर आप लोग, अब तो विश्व इतिहास है ही नहीं, विश्व इतिहास में पढ़ेंगे, थियानमैन स्क्वायर पर जो एक मैसेकेयर हुआ था, जिसको हम बोलते हैं हत्याकांड। बहुत लोगों को लोकतंत्र की डिमांड कर रहे थे, उनके ऊपर टैंक चढ़ा दिया गया था। लंबी कहानी है, वो विश्व इतिहास में आप पढ़ते हैं। तो 1939 में थिनमैन, इन्होंने बोला कि ये बायो सिस्टम है। इन्होंने कब बोला? 1939 में। इसी का नाम दिया क्या? बायो सिस्टम। इसका नाम दिया बायो सिस्टम। और एक और विद्वान, बस एक और लिख लो जो उपयुक्त था, मैंने बता दिया, सुकाचेव। विद्वान का नाम है सुकाचेव, सूखा नहीं, सुकाचेव। 1944 में इन्होंने नाम क्या दिया? तो इन्होंने जियो बायोसिनोसिस बोल दिया। बस पृथ्वी पर है ना, तो जियो मतलब पृथ्वी, जियो बायोसिनोसिस इसका नाम दे दिया। जियो बायोसिनोसिस। जियो मतलब जीने की बात नहीं कर रहा है वो। जियो मतलब क्या? पृथ्वी को जियो भी कहा जाता है, GEO, जियो। तो जियो बायोसिनोसिस सुकाचेव ने बोला। किसको? पारितंत्र के ही अन्य नाम दिया। तो इतनी बात आपको पारितंत्र के बारे में बेसिक्स तौर पे समझ में आ गई। पारितंत्र को आगे हम और डिटेल करेंगे, लेकिन ये चैप्टर नंबर 00 है। तो अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और कहानी अब क्या रहेगी? तो अगला जस्ट इसके आगे कड़ी से जुड़ता चले। आगे लिखो, पारितंत्र के अध्ययन को, सारे फैक्ट आपको मिलेंगे यहाँ। पारितंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी, देखो अध्ययन आ गया यहाँ पे, पारिस्थितिकी। पारितंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी कहा जाता है। पारितंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहा जाता है। और इकोलॉजी अपने आप में जीव विज्ञान की एक शाखा है। पहले
संकीर्ण तौर पर इसको जीव विज्ञान की एक ब्रांच शाखा मानते थे, लेकिन आज इसको जीव विज्ञान की एक शाखा न मानकर भूगोल, उसके अलावा भूगर्भ विज्ञान, तमाम प्रकार के अलग अलग जो विषय हैं उनसे ये जुड़ रहा है। तो पारिस्थितिकी के तहत हम पारितंत्र का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ। पारिस्थितिकी क्या है, इसको क्वेश्चन मार्क लगाइए, और इसको अभी हम आज के लेक्चर में ही 00 वाले में ही समझेंगे। इतनी बात मिटा देता हूँ मैं, और लगे हाथों एक बात थोड़ा सा आपको और समझा दें कि पारितंत्र का प्रकार क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको और आइडिया लग जाए कि यार पारितंत्र बोल रहे हैं केवल मरुस्थल बोले, उष्णकटिबंधीय बोले, कुछ और चीज़ें हैं क्या। तो थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे देता हूँ। इसको मिटाता हूँ और अगली हेडिंग डालो, पारितंत्र के प्रकार। देखो जो अगला लेक्चर होगा ना 01, वहाँ से हम पारितंत्र को मुख्य रूप से शुरू करेंगे। मुख्य हमारा पारितंत्र जो टॉपिक है शुरू होगा अगले लेक्चर से। अभी हम लोग एक स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइंड में बना रहे हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा पारितंत्र का प्रकार मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपके लिए कि पारितंत्र एक व्यवस्था तो आपने समझ ही लिया। तो पारितंत्र के प्रकार अगर हम देखें तो इसका प्रकार मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आधार जैसे ही बेस, किस बेस पे कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो देखो इसको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया सकता है। अगर मान लो कोई बोलता है आवास के आधार पर, आवास क्या है आप समझ ही गए हो, यहां तक दिखाई दे रहा है। हाँ, तो आवास के आधार पर, आवास के बनाते रहो, इसमें ज़्यादा, क्योंकि ये तो आगे विस्तार लेना ही है हमको। आवास के आधार पर अगर पारितंत्र देखोगे तो दो प्रकार के हो जाते हैं, मुख्य रूप से यहाँ दो प्रकार के, बाकी तो फिर बहुत कुछ इसमें बांटेंगे हम लोग। स्थलीय पारितंत्र, पारितंत्र को मैं इकोसिस्टम बोल दे रहा हूँ, इको लगा दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, इकोनॉमी नहीं, इकोसिस्टम। और यह है जलीय। आगे देखिएगा जलीय को हम बहुत डिटेल में करेंगे। जलीय में भी क्या होगा, मीठे जल वाला होगा, लवण जल जो होते हैं, सेलाइन जो वाटर होता है उसका देखेंगे। फिर इन दोनों के बीच में संक्रमण वाला भी आएगा, तो हम एस्चुरी के बारे में देखेंगे, ज्वारदन मुख के बारे में देखेंगे, और चीज़ें देखेंगे। तो अभी जनरल में कर रहा हूँ बेसिक तौर पे कि स्थलीय पारितंत्र बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं भौतिक घटकों और जैविक घटकों के बीच में कहाँ बनी है, स्थल पर बनी है। मरुस्थल भी क्या है, एक स्थलीय पारितंत्र ही है। तो स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र, इकोसिस्टम केवल लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। अब आवास के आधार से अगर आगे आप बढ़ते हैं, इसको हम एक एक को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ना भी पड़ेगा हमें। होमवर्क बताऊंगा अभी लास्ट में, होमवर्क अभी लास्ट में बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, थोड़ा धैर्य रखो। तो जलीय, उसके बाद अगर आप उत्पत्ति के आधार पर आ जाएं, हम उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम आ जाएंगे तो देखेंगे क्या आएगा। उत्पत्ति के आधार पर दो हो जाएगा, एक तो प्रकृति, जो इस प्रकृति ने बना के रखा है, प्राकृतिक इकोसिस्टम, और दूसरा क्या हो जाएगा, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। कृत्रिम, मैं इंग्लिश बोल दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं। कृत्रिम इकोसिस्टम, कृत्रिम पारितंत्र, या इसी को बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कृत्रिम हो गया, प्राकृतिक। ये तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन भी आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है, तो उसमें ऑप्शन था क्या, कृषि क्षेत्र। अब कृषि का जो क्षेत्र होता है प्रकृति थोड़ी नहीं बनाई हुई है। कृषि जो सोयाबीन बो रहे हैं हम, गन्ने के खेत लगा रहे हैं, प्रकृति थोड़ी नहीं लगाएगी, वैसे वो तो हम लगा रहे हैं, हमने बनाया है वो पारितंत्र। उस गन्ने के खेत में तमाम प्रकार के जीव पाए जाते होंगे, तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ भौगोलिक दशाएं हैं, वो मिलकर एक पारितंत्र बना दिया है। तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। खैर क्वेश्चन का तो एक अलग सीरीज करेंगे। कृत्रिम, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, औद्योगिक शहर हो गया, ये शहर जो हम बना के रखे हैं ये प्रकृति ने तो बनाया नहीं है। और देख लो कृत्रिम में क्या है, जो आप जनरल एक घर बना रहे हो, उस घर में रहने के लिए अपने लिए तमाम प्रकार का व्यवस्थाएं बना रहे हो, वो भी कृत्रिम है। उसके अलावा स्विमिंग पूल बना देते हो आप, स्विमिंग पूल में भी क्या है, एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो ये सारा कृत्रिम पारितंत्र जो हम बना रहे हैं, प्राकृतिक क्या है, वही मरुस्थलीय पारितंत्र, उष्णकटिबंधीय पारितंत्र, और भी ये जो जलीय पारितंत्र है ये भी एक प्रकार का क्या है। देखो जलीय पारितंत्र भी सारे
प्राकृतिक नहीं होंगे। स्विमिंग पूल हमने बनाया, ये क्या कृत्रिम हो गया? सब जुड़े हैं आपस में। जलीय स्थलीय दोनों प्राकृतिक भी हो सकते हैं, दोनों कृत्रिम भी हो सकते हैं, दोनों हम बना सकते हैं। कृषि क्षेत्र जो है वो क्या है? कृत्रिम है और स्थलीय है। और मछली का पालन हम कर रहे हैं, तो मछली पालन के लिए जो हमने एक्वेरियम बना रखा है, वो एक्वेरियम क्या है? जलीय है लेकिन कृत्रिम है। और समुद्र में जो पारितंत्र पाया जा रहा है वो क्या है? जलीय है लेकिन प्राकृतिक है। रेगिस्तान या शीतोष्णकटिबंधीय जो पारितंत्र है वो क्या है? स्थलीय है लेकिन प्राकृतिक है। तो आपको कनेक्ट करना है, सिर्फ रटना नहीं है बातों को। प्रीलिम्स में कभी पूछ ले क्या सभी जलीय पारितंत्र प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं? गलत हो जाएगा, क्योंकि जलीय पारितंत्र तो हम भी बना सकते हैं और इसको मैं डिटेल में आगे लूंगा। अभी तो आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि पारितंत्र कितने हो सकते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर अगर आपने दो देख लिया, तो अब आ जाओ आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, साइज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। आकार के आधार पर अगर आके देखोगे तो एक क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? महापारिस्थितिक तंत्र। महापारिस्थितिक तंत्र, या इसी को महा नहीं बोलना है आपको, इंग्लिश से बोलोगे क्या? मैक्रो और इकोसिस्टम बोल दो, मैक्रो इकोसिस्टम। और इसी को अगर ऐसा नहीं बोलना है तो बोलो क्या? बड़ा पारितंत्र। बड़ा पारितंत्र जो काफ़ी बड़ा रहे, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, बड़ा पारितंत्र। इंग्लिश में इसी को बोल सकते हैं क्या? लार्ज इकोसिस्टम। बात एक ही है, चाहे आप मैक्रो इकोसिस्टम बोलो, चाहे आप बड़ा पारितंत्र बोलो, लार्ज इकोसिस्टम बोलो, एक ही बात है। दूसरा क्या हो जाएगा? सूक्ष्म पारितंत्र। सूक्ष्म पारितंत्र केवल लिखता हूं मैं, पारितंत्र, जिसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोसिस्टम, या इसी को आप बोल सकते हैं क्या? छोटा पारितंत्र। और छोटा पारितंत्र को क्या बोलेंगे? स्मॉल इकोसिस्टम। अब इसका डेफिनेशन आप समझ गए हो। पूरा समुद्र क्या है अपने आप में? समुद्र, पूरे समुद्र का पारितंत्र लेंगे तो ये क्या है? महापारिस्थितिक तंत्र है। और उस समुद्र में भी अगर हम केवल कच्छ के बारे में पढ़ रहे हैं, केवल ज्वारदन मुख के बारे में, एस्चुरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपने आप में क्या हो जाएंगे? तुलनात्मक रूप से छोटे हो जाएंगे। तो छोटे पारितंत्र भी हो सकते हैं, बड़े पारितंत्र भी हो सकते हैं। अब फिर दिमाग में रखना कि छोटे पारितंत्र, अधिकतम छोटे पारितंत्र हम क्या कर सकते हैं? कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। बहुत बड़े पारितंत्र कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। अगर हम 200-250 एकड़ पर खेती कर रहे हैं तो एक तरीके से बड़ा पारितंत्र ही तो बन गया ना। इसलिए एकदम एब्सोल्यूट में नहीं लेना है कि कोई चीज़ सूक्ष्म वाला ही केवल कृत्रिम होगा, नहीं, महा वाला, बड़ा वाला भी कृत्रिम हो सकता है, क्योंकि आज मनुष्य काफ़ी आगे निकल चुका है। और कोई आधार देखो, अगला लिखो स्थिरता के आधार पर। अगला लिखो, मैं यहाँ से नीचे बना रहा हूँ, लिखो स्थिरता के आधार पर कितने हो सकते हैं? स्थिरता के आधार पर। बाकी जब मैं बार बार बोलूँगा आगे ना, तो लेक्चर नंबर 00 बार बार याद आना चाहिए। स्थिरता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल है? तो एक हो जाएगा क्या? स्थिर। समुद्र का पारितंत्र जो है स्थिर है, इतना आसानी से नहीं खत्म होने वाला है, तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट स्टेबल, परमानेंट इकोसिस्टम। और दूसरा क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अस्थाई, अस्थाई, जिसको हम बोलेंगे टेम्पररी, टेम्पररी इकोसिस्टम। ये क्या है? अस्थाई। जैसे मान लो बारिश हो गया, तो बारिश में खेत में पानी लग जाता है। आप यहीं इंदौर में ही देखेंगे, अलग अलग जगहों पे पानी भर जाता है। और जब पानी भर जाता है तो जब तक पानी वहाँ लगा रहता है, तमाम प्रकार के जीव जंतु वहाँ पे क्रिया करते हैं, पारितंत्र बना लेते हैं। जैसे ही कुछ दिनों बाद वो सूख जाता है तो पूरा पारितंत्र ही वहाँ का खत्म हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या? अस्थाई पारितंत्र या अस्थिर पारितंत्र। स्थिर या स्थाई, जो आपको अच्छा लगे। और स्थाई पारितंत्र क्या है? अब समुद्र का जल तो सूख नहीं रहा है अभी, तो एक स्थाई पारितंत्र है। तो स्थिर और अस्थिर भी हो सकता है स्थाई के आधार पर। एक और पारितंत्र का देखो, मैं ये मिटा दूं क्या? आकार के आधार पर बना रहे हो मेरे साथ, तो इसको मिटा देता हूं, ये वाला। अब देखो अगला क्या है? अगला हो जाएगा उत्पादकता के आधार पर। नए नए टर्म्स यहाँ पे इजाद हो रहे हैं, इसलिए कि आपको समझ में आएगा। प्रोडक्टिविटी,
प्रोडक्टिविटी हमको पढ़ना है कि किस पारितंत्र की कितनी उत्पादकता होती है, आगे पढ़ेंगे। किसी पारितंत्र में कितना जैव भार का उत्पादन हो रहा है उसको उत्पादकता के तौर पे देखेंगे हम लोग, और वो उत्पादकता क्या है आगे पढ़ेंगे। अभी समझो कि उत्पादकता के आधार पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा स्वपोषी। अभी इतनी बात तो यहाँ समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो। स्वपोषी पारितंत्र, इकोसिस्टम, इको लिख रहा हूँ केवल, इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स इकोसिस्टम, ये क्या है? तो आपको पता है कि दो ही लोग यहाँ, दो तरीके से जीव यहाँ पे रहेंगे। एक रहेगा उत्पादक, जो अपना खाना खुद बनाएगा, उसको उत्पादक बोल रहे हैं। और दूसरा क्या है? परपोषी, जो दूसरे पर, जो क्या रहेगा, दूसरे पर निर्भर रहेगा, जैसे हम लोग हैं। तो अगर उत्पादक ज़्यादा हैं, उत्पादक को पी से दिखा रहा हूँ, इसको उपभोक्ता लिख लो। अगर परपोषी बोलना बेकार लग रहा है आपको तो आप इसको उपभोक्ता अभी समझ लो। उपभोक्ता मतलब जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पा रहा है बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त कर रहा है, उसको उपभोक्ता। जो अपना खाना खुद बना रहा है वो उत्पादक। तो मैं उपभोक्ता को सी से दिखा रहा हूँ, उत्पादक को पी से दिखा रहा हूँ। तो स्वपोषी में क्या होगा? स्वपोषी में उत्पादक ज़्यादा रहेंगे, पी ग्रेटर रहेगा सी से। मतलब जो उत्पादक हैं, अपना खाना खुद बनाने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। घास खूब ज़्यादा है, घास खाने वालों की संख्या क्या है? कम। तो ऐसे पारितंत्र को हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी पारितंत्र। उत्पादक ज़्यादा हैं लेकिन जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या कम है। तो ये पारितंत्र बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, ध्यान रख लेना। आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी तो एक बेस बना रहा हूं मैं। दूसरा क्या होता है? विषमपोषी। विषमपोषी हेट्रोट्रॉप्स बोल देंगे इंग्लिश में। मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो। हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना? हेट्रोट्रॉप्स इकोसिस्टम। इसमें क्या होगा? तो सी ज़्यादा होगा, पी कम होगा, बस ऐसे बना लो। उत्पादकों की संख्या कम रहेगी, घास कम है, उसको चरने वाले ज़्यादा हैं। तो क्या ये भी स्टेबल रह पाएगा? जिस दिन घास खत्म उस दिन पारितंत्र पे समस्या आ जाएगी। तो ये भी स्टेबल नहीं है। विषमपोषी का कैसा क्या है? तो ऐसा पारितंत्र जिसमें उत्पादकों की संख्या, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उनकी संख्या कम है, और जो उपभोग करने वाले हैं उनकी संख्या क्या है? ज़्यादा है। एक और सबसे बेहतर कौन सा होगा? तो यहां बना लो, मैं ऊपर लिख देता हूं, संतुलनकारी, बैलेंस्ड। संतुलन क्या बोलेंगे हिंदी में? बैलेंस्ड। संतुलन, जैव विविधता, वही संतुलित लिखो, संतुलित अच्छा रहेगा। संतुलित, संतुलित इकोसिस्टम, बैलेंस्ड इकोसिस्टम। इसमें क्या रहेगा? तो दोनों का अनुपात लगभग बराबर रहेगा। जितने उत्पादक रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे? उपभोक्ता रहेंगे। जितने उत्पादक उतने उपभोक्ता। इसलिए ये एक तरीके से क्या रहेगा? सस्टेनेबल रहेगा और लंबे समय तक काम करेगा। इसलिए सबसे बेहतर उत्पादकता के आधार पर सबसे बढ़िया अगर कोई पारितंत्र होता है तो वो कौन सा होता है? संतुलित वाला। वैसे भी हमने पढ़ा है आहार, पोषण और पोषक तत्व। आहार सबसे बढ़िया कौन सा रहता है? जो संतुलित हो, न ज़्यादा उसमें पोषक तत्वों की मात्रा हो। ज़्यादा हो जाएगा तो अति पोषण हो जाएगा, कम होगा तो कुपोषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी उत्पादकता, उत्पादक और कंज्यूमर दोनों अगर ठीक ठीक अनुपात में है, लगभग बराबर बराबर है, तो पारितंत्र स्टेबल रहेगा, नहीं तो स्टेबल नहीं रहेगा। अगर ये दोनों जो है स्टेबल नहीं है, उत्पादक ज़्यादा उपभोक्ता कम। कैसे? अभी दिमाग में अगर आ रहा हो तो उसको आगे के लेक्चर में देखेंगे, टेंशन मत लो। तो अभी आपको समझ में आ गया कि पारितंत्र के प्रकार देखो कितने प्रकार के हैं, और ये सारे नाम आगे मैं लूँगा तो आपको कनेक्ट करना है कि कौन किस में आएगा, कैसे। सब एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, जैसे अभी समझा रहा था। तो पारितंत्र के प्रकार और पारितंत्र का बेसिक परिचय हमने कर लिया। इसी पारितंत्र में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। पिरामिड पढ़ेंगे, ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, पारितंत्र के विभिन्न प्रकार जलीय में पढ़ेंगे, स्थलीय में पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे, खाद्य जाल पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पोषण स्तर पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के। तो बहुत कुछ। उसके बाद पोषक तत्वों का चक्रीकरण कैसे हो रहा है वो भी पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत अनुकूलन पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अनुक्रमण पढ़ेंगे। ये सब क्या है आगे देखेंगे। पारितंत्र का बेसिक परिचय हो गया है।
अब हम लोग लगे हाथों एक टॉपिक पढ़ेंगे जो क्वेश्चन मार्क पीछे आप लगाए थे, पारिस्थितिकी। तो चलिए इसको मिटाता हूं और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, पारिस्थितिकी। बहुत ज़रूरी है उसको भी जानना, क्योंकि उससे भी प्रीलिम्स में अलग अलग राज्यों में कई बार क्वेश्चन आ गए हैं और आपके भी एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी।